नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में बैठक और मंथन का दौर तेज हो गया कि बीजेपी ने जहां हाई लेवल मीटिंग के बाद रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया कि दूसरी ओर कांग्रेस भी मंथन शुरू कर चुकी है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव में किसका चलेगा दाम? शहर की सरकार के लिए किसका क्या है प्लान? मंथन से कांग्रेस निकालेगी जीत का अमृत। निकाय चुनाव के लिए शंखनाद के साथ ही सियासी विसात भी बीत चुकी है। शहर की सरकार बनाने के लिए बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए लगातार अपनी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस भी अब मंथन शुरू कर चुकी है और जीत के अमृत की तलाश में जुटी हुई है। इसी बीच बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। नगर निगम फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर में पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों की जिम्मेदारी लगाई गई है। वहीं जहां जहां नगर परिषद के चुनाव हैं, उन क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को सौंप दी गई है। इसके साथ ही अब जल्द ही बीजेपी की ओर से निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। हमारे जो स्थानीय निकाय के चुनाव चले हैं, इसमें 6 तारीख और 7 तारीख को प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर हमने सभी का बायोडाटा नामांकन लेने का काम किया है और 8 तारीख को प्रत्येक जिला के अंदर हमारी जो कोर कमेटी है उस पर पैनल तैयार करने का काम करेगी और 9 तारीख को हरियाणा भवन दिल्ली में 4 बजे से हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हरियाणा में 9 तारीख को 4 बजे से रहेगी। प्रत्येक जिले को अलग अलग टाइम देकर हम बुलाने का काम करेंगे। तो क्या कैंडिडेट्स लिस्ट कब तक जारी हो जाएगा? लिस्ट जैसे ही हमारा हरियाणा स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी पैनल को केंद्र को भेजेंगे और केंद्र से जैसे ही इजाजत होगी, मुझे लगता है 10 और 11 तारीख में हम अपने नामांकन की जो लिस्ट जारी करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है कि नगर परिषद और निगम के चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव संचालन कमेटी की भी जिम्मेदारी लगेगी। इसके साथ ही प्रचार प्रसार समिति और जिलों की कमेटी भी मोर्चा संभालेगी। वहीं चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन लिए जाएंगे। हमारे नगर निगम के और नगर परिषद के सभी चुनाव वो सिंबल पर होंगे और उसके अंदर कोर कमेटी में भी सुबह भी क्योंकि सभी से इस बात को लेकर के चर्चा की गई है। डायरेक्ट चुनाव है, नगर पालिका का भी डायरेक्ट है, नगर परिषद का चेयरमैन का डायरेक्ट है और निगम के मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट है। ये सुझाव आए हैं कि उसके अंदर, क्योंकि पहले ही हम नगर निगम और नगर परिषद तो सिंबल पे लड़ते हैं, नगर पालिकाओं को लेकर के वो अभी चर्चा हुई है। उसके अंदर क्योंकि चुनाव चेयरमैन का डायरेक्ट है, उसका तो शायद सिंबल पे करने का वो अभी फाइनल होगा उसके लिए। और नीचे भी जो वार्डों के चुनाव हैं उसके ऊपर भी बैठ करके अभी चर्चा हुई है। जैसा भी निर्णय उसके अंदर आएगा तो उस साल बीजेपी इसी रणनीति के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन सके। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी इस चुनाव को अपनी साख का सवाल समझ रही है और कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग में निकाय चुनाव पर मंथन शुरू हुआ। यहाँ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कांग्रेस के सांसद और विधायक मौजूद रहे। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये शहर की सरकार का ये चुनाव काफी अहम है। बीजेपी के लिए ये चुनाव जहां 100 दिन के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड होगा, तो वहीं कांग्रेस के लिए अपनी राजनीति को प्रदेश में जिंदा रखने का एक और मौका। ऐसे में अब देखना ये होगा कि निकाय चुनाव के इस रण में किसका जीत का प्रण पूरा होता है और किसे हार का मुंह देखना पड़ता है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। राकेश शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू इनेलो प्रवक्ता, राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं और कांग्रेस से इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने मंथन किया है कि सिंबल पर लड़े या फिर नहीं।
उदयभान बैठक के बाद ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए और इसके लिए हम चुनाव आयोग से भी मुलाकात करेंगे। तो अग्रवाल जी, आप लोगों का स्टैंड क्लियर है कि ईवीएम पर यकीन नहीं है आप लोगों को, निकाय चुनाव भी बैलेट पेपर पर हो, इस मांग को आप लोग बरकरार रखेंगे? ज्योति जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। देखिए ज्योति जी, हमने जब भी निष्पक्ष चुनाव की बात की तो बार बार मीडिया का भी ये कहना होता है, सत्ता और सरकार का भी ये कहना होता है और चुनाव आयोग का भी ये कहना होता है कि कांग्रेस केवल ईवीएम का राग अलापती है। मेरा कहना इस बात को लेकर है कि जिस देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और पूरे देश में एक दिन में चुनाव की बात करते हैं। अब आप ये देखिए कि हरियाणा जैसे छोटे से राज्य के अंदर जहां पर नगर निगमों के जो चुनाव हैं वो पूरे हरियाणा की कुल आबादी के चुनाव नहीं है, इसके अंदर बहुत क्षेत्रफल ऐसा है जो निगम में नहीं आता। अब थोड़े से जो निगम हैं इनका चुनाव कराने के बाद अगर चुनाव आयोग 10 दिन का समय ले रहा है चुनाव की वोटों की गिनती करने के लिए, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे पूरा होगा पूरे देश का? 2 तारीख को पोलिंग होगी, 12 तारीख को गिनती होगी। अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है और हम तो बार बार एक बात कहते हैं कि जब सरकार इस बात का दावा करती है, पानीपत की भी वोटिंग होगी 9 तारीख को और अगर रिपोर्ट करने की जरूरत होगी तो 10 तारीख को रिपोर्ट होगा। ज्योति जी, मुझे पता था कि आप ये बात उठाएंगी, मैं जानता था इस बात। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरे हरियाणा की विधानसभा एक दिन में हो जाती है, दिल्ली प्रदेश एक दिन में हो जाता है, महाराष्ट्र जैसा प्रदेश आप एक दिन में कर देते हो, तो हरियाणा के अंदर एक पानीपत को अड़ाकर 9 तारीख के लिए जानबूझकर, जब आप हरियाणा की बाकी निगमों को 2 तारीख में कर रहे हैं तो पानीपत में क्या दिक्कत थी, वो भी 2 को हो जाता। परंतु हम जब इन बातों को उठाते हैं, ये 9 तारीख की आड़ लगा ली गई, ये सारे चुनाव भी 9 तारीख को करा लेते तो 2 को कराने की क्या जरूरत पड़ी थी, 9 को करा लेते। लेकिन अगर आप 10 दिन का अंतराल रख के चल रहे हैं तो सवाल तो खड़ा होता है। अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, हम मुद्दों की बात करें, तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों को भी अगर हम उठा के चलें या उसके बाद की परिस्थितियों पर ध्यान दें, आज जिस तरीके से हरियाणा में महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, नशे का व्यापार, यह सब कुछ बढ़ा है, आम जनता त्रस्त है, सरकार के खिलाफ वोट करना चाहती है और सरकार जानती है इस बात को, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बना हुआ है और जब हम इस बात को उठाते हैं तब भी हमारे ऊपर प्रश्न उठता है। मैंने पहले भी बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्तियों में जो पैनल उन्होंने बनाया, जब हमारी केंद्र सरकार अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही निरस्त कर देती है, अपनी मनमर्जी का चुनाव आयोग गठित कर लेती है। अगर ये चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो आप गुड़गांव में बैठी हैं ज्योति जी, गुड़गांव के अंदर नवंबर 22 में चुनाव ड्यू था, नवंबर 22 से आज फरवरी 25 आ गया, 2.5 साल का अंतराल हो गया। अगर ये निष्पक्ष चुनाव आयोग होता तो क्या ये नवंबर 22 में चुनाव नहीं होता? लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि विपक्ष जब भी जनता की आवाज को उठाने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है उसके लोग इस तरीके की अनर्गल बातें करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं ले रहा आपका, कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जनवरी 22 में 22 लाख बीपीएल कार्ड धारक थे, जो कि फरवरी 24 के अंदर 45 लाख हो गए और दिसंबर में आके वो 52 लाख हो गए। आप ध्यान से सुनना इस आंकड़े को, 52 लाख बीपीएल कार्ड का मतलब एक घर में 5 की एवरेज लगाओगे आप तो 2,60,00,000 आदमियों को आपने बीपीएल के दायरे में ले लिया। उनको ये सबजबाग दिखा दिया कि आपको 100 गज के प्लॉट मिलेंगे, 5 किलो राशन मिलेगा, 1 लीटर सरसों का तेल मिलेगा, 2 किलो चीनी मिलेगी, आपको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। वो सारे सबजबाग और सपने दिखाकर आपने विधानसभा और लोकसभा में उनके वोट हथिया लिए। और अब सरकार की जो नीयत है वो इन चुनावों के निकलते
जैसे ही ये वोट पड़ जाएंगे उसके बाद सरकार इन बीपीएल कार्डों को खत्म करना चाहती है। उसकी शुरुआत सरकार कर चुकी है ये कहकर कि जिस व्यक्ति का 1 साल का बिजली का बिल 20,000 रुपए से ज्यादा होगा वो बीपीएल के दायरे में नहीं रहेगा। लेकिन जब आपने बीपीएल कार्ड थोक में बनाए तब आपने लोगों को यह नहीं कहा, तब तो आपने केवल लोकसभा विधानसभा के और अब निगम के वोट ठगने हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा आप देखिए, अकेले फरीदाबाद जिले में आज के दिन 14.5 लाख बीपीएल कार्ड होल्डर हैं और सरकार की नीयत देखिए आप। जो मैंने आपको आंकड़ा बताया ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, ये हरियाणा सरकार के खुद के आंकड़े हैं। अब आप देखिए कि पिछले 3 साल से ये जो 2,60,000 लाभार्थी हैं आयुष्मान योजना के, 3 साल में मात्र 400 करोड़ रुपया उनका पेंडिंग है बिलों का, मात्र 400 करोड़ 3 साल से। और उन हॉस्पिटलों को सरकार उनका बकाया ठीक है, आपने पैसा नहीं दे रही। सरकार से लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर लिए हैं, मुद्दों की भी आपने बात की पहले उत्तर में। राकेश जी, सरकार की नीयत पर पूरी तरह से डाउट है कांग्रेस को। एक तो आप लोग निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहते थे और अब अदालत के कहने पर करवाने भी पड़ रहे हैं, तो जो वोटिंग वाले दिन और वोट काउंटिंग वाले दिन, रिजल्ट वाले दिन में जो अंतर रखा गया कि वहां पूरी गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर रही है कांग्रेस भी। और इनेलो, चूंकि रेड्डू साहब भी एक दिन पहले चर्चा में थे, उनकी ओर से भी कहा गया कि यहां पूरी तरह से शंका है कि बीजेपी गड़बड़ जरूर करेगी। लाइन मैं बोलना चाहता हूँ, सभी एक लाइन के बाद। नमस्कार और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। मेरे को स्कूल के दिनों की एक बात याद आती है। जो बच्चे पढ़ते नहीं थे ना, वो अक्सर जिस समय में हमारे एग्जाम होते थे वो ये कहते थे इस पेपर में अगर छुट्टी 4 दिन की हो जाती ना तो मैं इसमें जरूर पास हो जाता। वो अपने पेरेंट्स पे यही कहते थे, इसमें छुट्टी कम मिली मैं इसलिए फेल हो गया, इसमें छुट्टी ज्यादा हो गई तो इसलिए पढ़ने में मेरा वो नहीं बना। तो ये वही उस तरह की बातें कांग्रेस अनर्गल प्रलाप करने वाला काम कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा यही किया है। कांग्रेस अपने प्रवक्ता साथी ये कह रहे थे कांग्रेस के, अगर चुनाव आयोग का ये दुरुपयोग, चुनाव आयोग के दुरुपयोग की अगर बात आप करते हो तो जरा एक बार इतिहास के झरोखे में झांक लो। एक बार 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल होता है। इस देश में ऐसा भी हुआ है कि 1 साल के लिए चुनाव टालकर आपने 6 साल में किया। और जब भी किसी चुनाव के अंदर किसी प्रत्याशी की अकस्मात अगर मौत हो जाती है तो सिर्फ उस लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कैंसिल करके और जो चुनाव वो ऐसे ही चलते हैं। परंतु स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी, जब उनकी मौत हुई थी, तो पूरे उसके बाद के सभी चरणों के चुनाव आपने बदल दिए थे। और आज क्योंकि आपको जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर आपको विश्वास नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस को अपना जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, उस पर ही विश्वास नहीं है। अभी आप कह रहे थे ये सिंबल पे चुनाव लड़ने की बात, इनकी कांग्रेस की मजबूरी है। इनको लोकसभा और विधानसभा भी सिंबल पे लड़ने पड़ते हैं। अगर मजबूरी ना हो तो शायद ये उस पर भी बचे कि सिंबल पे ना लड़ना पड़े। नगर निगम और नगर पालिका पर सिंबल पर लड़ने की हिम्मत मुझे नहीं लगता कांग्रेस दिखा पाएगी। जब आप ये बताइए, कांग्रेस की हालत ये है, जब इनका प्रदेश अध्यक्ष प्रभारियों की नियुक्ति करता है तो इनके प्रभारी, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वो नियुक्तियों को निरस्त कर देते हैं। इनकी अंदरूनी हालत क्या है ज्योति जी? कांग्रेस अपने संगठन में प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जूझ रही है। इनके अंदरूनी मतभेद इतने हैं, इनकी आपस की लड़ाइयां इतनी हैं। उन सब से ध्यान हटाने के लिए अब कहीं ना कहीं तो ध्यान लगाना पड़ेगा। अब ये कभी इनका मुंह चुनाव आयोग की तरफ हो जाता है, कभी इनका मुंह सेना की तरफ हो जाता है, कभी इनका मुंह सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो जाता है। परंतु वास्तविकता ये है कि ये जो सबसे पुरानी पार्टी इस देश की थी, आजादी से पहले की पार्टी, ये जर्जर अवस्था में है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। इसके जो हालात है बहुत खराब हैं। उन खराब हालातों में इनके पास कॉन्फिडेंस है नहीं कि चुनाव में कैसे जाएंगे। जब कोई भी चुनाव आता है, ये अभी कह रहे थे कि चुनाव टाल दिए। अरे भाई, जब कोई भी चुनाव आपके सामने आता है तो आपकी जो पार्टी के अंदरूनी जो बातें हैं वो आप लोग सिहर जाते हैं कि अब कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, हमारे पास संगठन भी नहीं है, हम कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, बताएंगे कुछ। आज हालात ये है, आप देखना भी कह रहे थे हरियाणा में कांग्रेस, हरियाणा की हालात, हरियाणा की बहुत अच्छे हालात है। हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार चल रही है। और आप देखना, नगर निगम नगर पालिका के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमने परचम विधानसभा चुनाव में लहराया था, वैसे निकाय चुनाव में भी लहराएंगे।
लोग अच्छा, आगे की जो तरफ बढ़ते मूल हैं, मूल ये सवाल कहते हैं था कि- उसमें नहीं, ठीक है, आपने देखो ना, लोग तो ना आगे की पढ़ने तरफ वाले बढ़ते हैं। छात्रों की बात ये तो कह आपने रहे हैं कर दी, कि एक मिसाल आपने दी, लेकिन राकेश शर्मा जी, कहते हैं बैलेंस जब पेपर देखिए से बात में चीज़ पॉइंट तो है कि अलग अलग राज्य, जिसमें हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, सिंगल फेज में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं। तो 2 हम अंबाला सोनीपत की बाई इलेक्शन की बात कर लें, इसके अलावा 8 निगम। क्या पानीपत की तैयारी नहीं हो पाई? क्यों इतनी ये देरी रखी गई? कांग्रेस सवाल ये भी कर रही है, अग्रवाल जी कह रहे हैं ठीक है आपको 9 तारीख को ही करवाना, तो चुनाव आयोग को चुनाव वोटिंग 9 तारीख को ही करवानी थी, सभी साथ हो सकती थी। ये जो बार बार प्रश्न उठ रहा है, इसका भी आप उत्तर दें कि पानीपत को अलग छोड़ा गया, उसके बाद वोटिंग और वोट काउंटिंग में रिजल्ट में इतना अंतर रखा गया। तो जब आप कांग्रेस पर कह रहे हैं कि मैनेज कैसे करेंगे चुनाव, तो ये कह रहे हैं आप लोग चुनाव मैनेज करना चाह रहे हैं। नहीं, हम कोई चुनाव मैनेज नहीं करना चाह रहे। हमारी पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है ज्योति जी, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में देखना। हमारी पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी का नेता है, पार्टी की नीति है, पार्टी का विचार है, और पार्टी के हर जिला मुख्यालयों पर कार्यालय हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से कार्यालय हैं। चाहे हमने किराए के उसमें कार्यालय रखा हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे कभी ताला नहीं लगा। कांग्रेस की ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना नेता है, ना कार्यालय है, ना संगठन है, इनके पास कुछ भी नहीं है। हम तो 24 घंटे तैयार रहने वाले आदमी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव 1 फेज में हो, 2 फेज में हो, ये तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपने हिसाब से जो भी ठीक समझती है उस हिसाब से करती है, उसमें सरकार का क्या रोल है। अब दिक्कत ये है ना कि इनके पास ना तो संगठन है, अब इनको तो चाहे कितनी भी छुट्टी दे दो, इनका पेपर खराब होना ही है। इनको तो यही बहाना बनाना है कि भाई ईवीएम में ये दिक्कत आ गई, छुट्टी ज्यादा आ गई, छुट्टी कम होती तो हम ये कर लेते, छुट्टी ज्यादा हो गई, इस वजह से पेपर की तैयारी नहीं हो पाई। अरे भाई, जब तक अपना संगठन को दुरुस्त नहीं करोगे, अपनी नीति को एकदम स्पष्ट नहीं करोगे, नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाओगे नहीं, तब तक आपको ऐसे ही साइडलाइन अपनी मेन कोर्स से आपको अलग अलग लाइनों पे जाना पड़ेगा। इनकी मजबूरियां हैं, राजनीतिक मजबूरी है। अब ये क्या कहें, कहने को कुछ है नहीं, संगठन नाम की चीज नहीं है। और वही दिक्कत आप देखना ज्योति जी, जब रिजल्ट आएंगे ना नगर निकाय के, और जब कांग्रेस औंधे मुंह गिरेगी, तब ये लोग यही कहने वाले हैं, ठीक है, इनके पास कुछ है नहीं। आज इनको चाहिए अपनी तैयारी करें, जैसे माननीय हमारे मोहनलाल जी ने बता दिया कि भाई हम प्रत्याशियों से उनका आवेदन ले रहे हैं आज 6 और 7 तारीख को। 8 तारीख को हमारी कोर ग्रुप की बैठकें होंगी, 9 तारीख को हमारा प्रदेश का नेतृत्व बैठेगा। अब कांग्रेस में तो खींचतानी चल रही है, लगता ही नहीं कि ये सिंबल पर लड़ेंगे। आप कह रहे हो फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि निगम मेयर के चुनाव तो सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन उसमें भी किंतु परंतु ये है कि ये चुनाव आयोग के पास जाएंगे, वहां ये कहेंगे कि चुनाव बैलेट पेपर पर करवा लिया जाए। ये या तो ये कंडीशन ये भी हम चाहेंगे क्लियर करें, अग्रवाल जी इनके पास हम चलेंगे आपसे पहले, लेकिन इनेलो को मैं चर्चा में जोड़ रही हूँ। रेडू साहब, कांग्रेस का भी ऑलमोस्ट ये क्लियर हो गया है कि सिंबल पर लड़ेंगे, थोड़ा सा किंतु परंतु ये बाकी है कि ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवा लिए जाएं। आप लोग स्पष्ट हैं इस बात को लेकर कि सिंबल पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अगर सिंबल पर ही लड़ रहे हैं तो क्या कुछ तैयारी आप लोगों की? ज्योति जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर जन को मेरा नमस्कार, मेरी पार्टी की तरफ से नमस्कार। ज्योति जी देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पीछे भी चुनाव सिंबल पर लड़ने का काम किया था, और इस बार भी हम कई बार इस बात को डिक्लेयर कर चुके हैं कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होने हैं चेयरमैन के, वो हम सिंबल पर लड़ेंगे, और बाकी की स्वतंत्रता होगी। जो पार्षद चुनाव लड़ेंगे उनकी स्वतंत्रता होगी, वो सिंबल पर लड़ना चाहेंगे या पार्टी की सपोर्ट के साथ बिना सिंबल के वो लड़ना चाहेंगे। इसके आधिकारिक जो घोषणा है वो शीघ्र हो जाएगी। ये मेरा मानना है कि वही पैटर्न हमारा रहेगा पार्टी का, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसकी शीघ्र ही घोषणा हो जाएगी। हमारे राकेश भाई ने छात्र का उदाहरण दिया, तो मैं भी एक छात्र की बात कहना चाहता हूं ज्योति जी। राजवीर के बेटे सुखबीर को राजवीर ने कहा कि सुखबीर तेरा रिजल्ट आएगा, अगर तू फेल होगा तो मेरे को बाप नहीं कहना। जब उसका रिजल्ट आ गया तो सुखबीर ने जाकर के घर पर बैठा पिताजी के सामने। पिताजी राजवीर बोले, हाँ भाई क्या रहा तेरा रिजल्ट का? भला भाई राजवीर रहना था कि फेल हो गया। बोला तू ऐसे कैसे बोल रहा है? अरे भाई राजवीर, बोला तूने ही तो कहा था कि बाप नहीं कह दोगे मेरे को। तो ये बेशर्मी की आपने ये नहीं आपने कांग्रेस को लेकर कहा है, कांग्रेस को लेकर कहा या फिर बीजेपी को लेकर कहा?
हाँ, वो अभी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अभी समझ जाएंगे, सारे समझदार साथी हैं हमारे। फरीदाबाद का इलेक्शन फरवरी 2022 में ड्यू था, गुरुग्राम का नवंबर 2022 में था, करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक, यमुनानगर का 2024 में, जनवरी 24 में ड्यू था, और मानेसर का स्थापना 2020 में हुई, आज तक उसमें चुनाव ही नहीं हुआ। क्या ये बेशर्मी की बात नहीं है? क्या ये वो छात्र नहीं है जो अपने बाप को कहता है, अरे भाई राजवीर कुछ भी कर ले, हमने तो ऐसे ही बोलना, जैसे कहोगे वैसे चलेंगे। तो ये तो निष्पक्ष बिल्कुल साफ दिखाई देता है ज्योति जी। आखिर क्या कारण है? 2020 का चुनाव नहीं हुआ, 22 का चुनाव नहीं हुआ, जनवरी 2024 का चुनाव आज 2025 में हो रहा है, जबकि जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। और इतना लंबा चुनाव जब खींचा जाता है तो इसके पीछे की क्या मंशा होती है? सरकार को इस बात का जो न संज्ञान होना चाहिए कि छोटी सरकारें, जो हमारी चंडीगढ़ की सरकार है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आमजन के लिए होती हैं। आमजन को जो ज्यादा काम होता है वो हमारे नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में ज्यादा काम होता है, और पंचायतों में ज्यादा काम होता है। और वो सुविधा आपने लोगों को वंचित रखने का काम किया, वो भी लगभग 4-4, 5-5 साल या 3-3 साल तक वंचित रखने का काम किया। इसकी एवज में वहां के लोगों को कितनी ज्यादा समस्याएं उठानी पड़ी होंगी। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम पार्षदों के माध्यम से, चेयरमैन के माध्यम से करवाने का आमजन काम करते हैं, और जिसका परिणाम यह है कि आज शहरों में जहां सफाई की बात है, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, खास करके ऐसी जगहों पर जहां पर ये सरकारें नहीं बनी हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं इन सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के निवासियों को कि आखिर चुनाव की उनकी घोषणा हुई और उनको इन सुविधा मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी बातें, सीवर की बातें होती है, सड़कों की बातें है, प्रॉपर्टी पहचान पत्र है, परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी है, और बर्थ सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल्स है। इतनी सारी जन सुविधाएं होती हैं जो इनके माध्यम से बनवाई जाती है। इनको आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है एक पार्षद को, और तब जाकर के वहां कार्रवाई होती है। तो इतने दिनों तक जो लोगों को समस्या उठानी पड़ी, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की नाराजगी है कि हमारे को ये सुविधा से वंचित करने का काम क्यों किया गया, इतने लंबे समय तक आपने चुनाव क्यों नहीं करवाए, और ये जो असुविधाएं आम जन को झेलनी पड़ी है, उससे लोगों में रोष है। और भारतीय जनता पार्टी को इस रोष का सामना करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हमारे साथी ने कहा कि सरकार के खिलाफ वोट करना चाहते थे, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात करने का काम किया है। बिल्कुल, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी हरियाणा प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने का मन बना चुके थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने इरादा बना लिया था कि हरियाणा प्रदेश में लोग 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जो है ना इसे छीनने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, और हरियाणा प्रदेश की सरकार भी हम इनकी नहीं रखेंगे और कांग्रेस की बनाने का काम करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कहता हूं, हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन किया था, जिसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हमारे को यह कह करके वोट नहीं दी कि इनके 30 एमएलए हैं और आप सरकार नहीं बना पाओगे, वोटों को खराब मत करवाओ और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे हमें इस बार। क्यों 5 सीटें हारी कांग्रेस, और क्यों सरकार नहीं बना पाई? 37 पर आकर के अटक गई है कांग्रेस पार्टी। इनके आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़े, इनका अहम, इनका घमंड, इनके बड़बोलेपन के कारण इनके ये हालात हुए। और जब ये सरकार नहीं बना पाए ज्योति जी, तो उसके बाद कम से कम इनको 37 विधायक देकर के हरियाणा प्रदेश का एक बड़ा विपक्ष बनाने का काम किया, जो इतिहास में हरियाणा के में पहली बार इतना बड़ा विपक्ष बना है। और इतना बड़ा विपक्ष होने के बावजूद भी इतना कमजोर विपक्ष है, इस बात से भी हरियाणा प्रदेश की जनता जो है बड़ी चिंतित है और बड़ी दुखी है कि हमने इतना बड़ा विपक्ष दिया और ये इतना बड़ा कमजोर विपक्ष बन गया है, जिसको जनता के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। हरियाणा प्रदेश की जनता को ये विश्वास और भरोसा था, कम से कम सरकार नहीं बना सके तो हमारी लड़ाई तो वो अवश्य लड़ेंगे। आज किसान परेशान है साहब, आप लोगों की क्या स्थिति है? फिर फसल के ऊपर आप लोगों की क्या स्थिति है अभी? ठीक है, 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं, 2 विधायक आप लोगों को चुनकर आए, क्या कुछ बेहतर हुआ? कि अब तो लोगों को ये नहीं लग रहा होगा कि कांग्रेस को ये हम जिता दें, ठीक है, आपको लग रहा है कि विधानसभा में ये सोचा लोगों ने कि वोट काटू की स्थिति, जो कि भूपेंद्र हुड्डा है कांग्रेस की ओर से बार बार आप लोगों को लेकर बयान दिए गए, तो अब क्या हालात सुधरे हैं कुछ इनेलो को लेकर?
हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। किसानों की फसल के ऊपर 8-10% का जो है ना नमी के आधार पर उनकी कीमत काट ली जाती है, उनकी फसल के दाम पूरे नहीं मिलते हैं। तो ये सारी जन सुविधाएं जो थी, किसान की सुविधाएं, उनको न उठाने की बजाय ये लोग आपस में ही लठ बजा रहे हैं, आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और सरकार को खुली छूट दे दी है कि आपने जिस प्रकार से राज करना है करो और ऐश लो। ये तो ऐश की बात तो खुद हमारे अनिल विज जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से कभी नीचे उतर लो, जनता को देख लो ग्राउंड के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आवाज उठानी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस के लोग आवाज उठाने से गुरेज आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि इनके खुद नेता ने आवाज उठानी शुरू कर दी, क्योंकि आज प्रदेश की सरकार सही से काम नहीं कर रही है। दूसरी बात हमारी पोजीशन की जो होती थी, आपने पूछा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है निश्चित रूप से इन चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में एक सहानुभूति ग्रहण कर रही है और लोगों ने ये सभी ने कहना शुरू कर दिया है कि भाइयों हमसे गलती होगी, हमने सोचा था कि कांग्रेस की सरकार बना लेंगे, लेकिन इतनी फूट वाला पार्टी, इतनी झगड़ालू पार्टी, इतनी घमंड वाली पार्टी को अब हम मुंह नहीं लगाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ लोग जुड़ने का काम करेंगे। और देखना इन निकाय चुनाव में हमारा मजबूत प्रदर्शन होगा। बेशक हमारे 5% वोट आए इसमें जो विधानसभा में, लेकिन इन चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन हम करने का काम करेंगे। उसमें भी आज हरियाणा प्रदेश में हम तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं और बीच वाली पार्टी डामाडोल होती जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो तीसरे नंबर वाली पार्टी है वो आगे बढ़ करके आने का काम करेगी और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बढ़िया प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हमारे चुनाव लगभग 2-4 दिन में हमारी आधिकारिक जो है ना घोषणा हो जाएगी और चेयरमैन के और जो नगर निगमों के प्रेसिडेंट हैं उनका चुनाव हम सिंबल पर लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात पैदा किए लोगों के लिए, जहां पर चुनाव नहीं करवाए गए इतने लंबे समय से, इसलिए परेशान है। और कांग्रेस को उन्होंने बर्थ करके देख लिया, इनकी आपसी फूट की लड़ाई, आपसी लड़ाई और इनके जो शीशे के घर हैं, आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर करेंगे, शहरी चुनाव में आप लोग बेहतर करेंगे, आप ये उम्मीद कर रहे हैं। जादौन साहब को चर्चा में जोड़ लेते हैं। कांग्रेस का जो स्टैंड है, क्योंकि ईवीएम को लेकर तो बार बार अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी सवाल उठा रही है कांग्रेस। अब ईवीएम में धांधली का संदेह फिर से जाहिर किया गया है। कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं हमारा डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा, बैलेट पेपर पर चुनाव हो। उत्तराखंड का हवाला दिया जा रहा है कि 1 महीने पहले उत्तराखंड में भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है जादौन साहब कांग्रेस के स्टैंड को लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली है और संसदीय शासन व्यवस्था है, तो विपक्ष को, चूंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल भी है, ठीक है कि राजनीतिक रूप से तो आप एक दूसरे की कमियां निकालने का काम करते हैं, कमियां बताने का काम करते हैं, वो भी अच्छी बात है, उससे जो है आपस में एक दूसरे को संशोधित करने का काम किया जाए। लेकिन अगर वो कांग्रेस की एक डिमांड है, ये मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और लगातार इनका संदेह बना रहा है और जब भी ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी को बताते हैं उसका पीछे का कारण, तो ये जो एक बार प्रयोग भी हो जाएगा कि निकाय चुनाव जो है बैलेट पेपर से कराए गए और कांग्रेस की ये पोजीशन आई, तो वो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को उनकी ये मांग स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये छोटी सरकार का चुनाव है, शहरी निकाय के चुनाव है, तो अगर ये एक बार बैलेट पेपर से हो जाएंगे और कांग्रेस की पोजीशन उसमें सामने आ जाएगी तो उनको जवाब भी मिल जाएगा कि वास्तव में उनकी हार के लिए, पिछली हारों के लिए ईवीएम जिम्मेदार है या उनकी पार्टी की पोजीशन या उनके कार्यक्रम या जनता को जिस तरह से उनको अपने विश्वास में लेना चाहिए वैसा लेने में कोई कमी रह गई है। तो वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी एक बार ईवीएम ये चुनाव बैलेट पेपर से हो जाते हैं। और छोटी सरकार के चुनाव है उसमें कोई ज्यादा मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी की भी जरूरत नहीं होगी। बैलेट पेपर हालांकि ये है कि अब तक चुनाव आयोग मेरे ख्याल से वो ईवीएम से चुनाव होते रहे हैं, तो उस हिसाब से तैयारी में टाइम लग सकता है, लेकिन वो सब कुछ है, शासन के पास सारे सिस्टम होते हैं, उनकी अपनी प्रेस भी है और उनके पास जो दूसरी हायर करने की व्यवस्था भी है, सब है, वो फटाफट काम हो सकता है। तो कांग्रेस की मांग चुनाव आयोग को इस बार स्वीकार कर लेना चाहिए, उससे क्या है कि जो संदेह का वातावरण है वो साफ हो जाएगा। अग्रवाल जी, अभी हालांकि अगर मगर की स्थिति है, मान लीजिए ईवीएम से ही चुनाव होते हैं, आप लोगों की मांग को चुनाव आयोग नहीं सुनता है, तो फिर क्या रहेगा? आप लोग लड़ेंगे सिंबल पर या फिर बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो ही सिंबल पर मैदान में आएंगे?
एक तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैंने केवल ईवीएम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ईवीएम तो एक पार्ट है उसका। नहीं अग्रवाल जी, ठीक है, मैं आपको टोककर एक बार, मैं इसलिए आपको टोक रही हूँ, मैंने आपका नाम नहीं लिया है कि आप ही ईवीएम कह रहे हैं, उदय भान भी ईवीएम कह रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी ईवीएम कह रहे हैं। बैठक के बाद उनके बयान आए हैं, उनके हवाले से मैं ये बात कह रही हूँ कि कांग्रेस को ईवीएम पर संदेह है, धांधली को लेकर एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं, बैलेट पेपर की मांग होगी, डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। ये दिनेश अग्रवाल के हवाले से नहीं कह रही हूं मैं, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान के हवाले से कह रही हूँ। बोले ज्योति जी, मैं आपको कोट नहीं कर रहा, मैं तो पूरी डिबेट को कोट कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईवीएम तो एक पार्ट है, चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है बात उसकी है। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं आपसे, सिंपल सी। आप गुड़गांव में बैठी हैं इस समय स्टूडियो के अंदर। इसी गुड़गांव के अंदर जब नगर परिषद का चुनाव होता था, पूरे गुड़गांव की जनता भी आज आपकी डिबेट को देख रही है। पूरा हरियाणा तो देख ही रहा है, लेकिन गुड़गांव भी देख रहा है। नगर परिषद का चुनाव होता था तो बूथ के ऊपर ही वोट बता दिया जाता था कि किस व्यक्ति को कितना वोट मिला है, बूथ पर शाम को 6 बजे। अब आप ये देखिए कि जो आपकी वोटिंग मशीन है उसको आपने पैक कर दिया 2 तारीख को, और 12 तारीख को 10 दिन का समय है। ये हमारा पुराना जो अनुभव आज भी एक मिनट कांग्रेस के प्रवक्ता गुमराह कर रहे हैं। आज भी मेरे ख्याल से कभी बूथ के एजेंट बने नहीं है। आज भी ये सिस्टम है, कभी बूथ के एजेंट सुबह जब वहां होते हैं तो बूथ उनके सामने खोली जाती है ईवीएम, और उनके सामने डेमो किया जाता है। ज्योति जी, नहीं आप गुमराह कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं। एक बात ही कहा है, उसके बाद आप ही बोलिए। ये कह रहे हैं आप गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एजेंट शाम को होता है, जब वो मशीन बंद की जाती है तो टोटल गिनती होती है, टोटल उनका होता है काउंटिंग में, इतने वोट पड़े, इस बूथ में इतने वोट पड़े। ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपका समय आए तो आप बोल लेना। ठीक है, अब आप कंप्लीट कीजिए अग्रवाल जी। कहना चाह रहा हूं, मुझे याद है जब नगर परिषद का चुनाव होता था तो बैलेट पेपर से होता था, बूथ पर ही वोट गिन के बता दिए जाते थे। और आज आपके पास ईवीएम है। ईवीएम है तो आपको एक खटका दबाना है। आपको आप खटका दबाइए ना वहीं पर बूथ के ऊपर, क्या दिक्कत है आपको? 10 दिन का इंतजार क्यों? मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, मैं आपका समय नहीं खराब करना चाह रहा। देखिए, मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने रात के 9 बजे यह कहा कि 61.19% पोलिंग हुई है। उसी रात को 12 बजे उन्होंने कह दिया 65.65% वोटिंग हुई है। और जो 8 तारीख की गिनती से कुछ घंटे पहले वही चुनाव आयोग कहता है कि 67.90% की पोलिंग हुई है। गिनती से मात्र 7-8 घंटे पहले चुनाव आयोग ने 2.25% की पोलिंग बढ़ा, और 2.25% का मतलब होता है हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 4 लाख मतदाताओं में 4,60,000 वोटों की आपने बढ़ोतरी कर दी। और यहां तो 10 दिन का समय है आपके पास, क्योंकि चुनाव आयोग इस बात के लिए निष्पक्ष नहीं है। वो ये नहीं बताता कि बूथ पर वोट कितना पड़ा है, वो ये नहीं बताता है कि निगम के अंदर वोट कितना पड़ा है। हरियाणा में वो केवल परसेंटेज बताता है, जबकि बूथ के ऊपर जो रिकॉर्ड बनता है वो वोट का बनता है। हर सेकंड का रिकॉर्ड होता है बकायदा। आप भी अगर वोट डालने जाते हो तो देखो, पहला अधिकारी आपकी पर्ची लेता है, दूसरा अधिकारी आपका निशान लगाता है, तीसरा अधिकारी आपका रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जहां आपके साइन कराता है। वो लिखता है कि ये वोट नंबर 246 है, बट वोटर नंबर 6 है। ये सुबह से 6ठा वोटर आया है, अब ये 7वां आया है, 8वां आया है, 9वां, 10वां। हर बूथ पे हर सेकंड एक वोट का डाटा है। जब एक वोट का डाटा है तो उसके बाद ये परसेंटेज में क्यों बताया जाता है कि इतने % पोलिंग हुई है? आप 2.25 करोड़ वोटर को आप परसेंटेज अगर 1% भी बढ़ाते हो तो 2.25 लाख वोट बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है, मैं पूरी कार्य प्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह है मेरा। और मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना गुमान है अपने काम का, अपनी नीतियों का, कार्यक्रमों का, अपने संगठन का इतना गुमान है, तो फिर घबराते क्यों हो? चुनाव आयोग तो आपकी कठपुतली है ना। आप कहोगे तो बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाएगा, कराइए, आप क्यों नहीं कराते? और रही बात इस बात की, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, अरे कौन सा ऐसा दिन जा रहा है जिस दिन हरियाणा प्रदेश में
8-10 मर्डर ना हो रहे हो, फिरौतियां नहीं ले जा रही हो, रंगदारियां नहीं ली जा रही हो, अपहरण ना हो रहे हो, बलात्कार ना हो रहे हो, और सबसे बड़ी बात, ये पर्ची खर्ची करने वाले तो बलात्कार तक उतर है। इनकी पार्टी का अध्यक्ष एक महिला का रेप करके ये कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। इस तरीके की सरकार है। पलवल के एक बीडीपीओ ऑफिस उसमें अपडेट आपको शायद नहीं पता है मोहनलाल बड़ोली केस में। चलिए उस पर हम नहीं जाते, डिटेल होगा मामला। हम एक बार सुन लेते हैं कि उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा कि निकाय चुनाव पर पार्टी के स्टैंड को लेकर खास बातचीत में। सुने। तो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन हुआ है निकाय चुनाव को लेकर, जिसमें फैसला ये लिया गया है निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से कांग्रेस का डेलीगेशन मुलाकात करेगा। पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, इस बात की मांग की जाएगी। तो बैठक में मौजूद रहे नेताओं से सुझाव भी लिए गए हैं। नगर निगम और मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे। देखिए, सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे, ये कहा गया कि बैलेट पेपर पर चुनाव किए जाएं, चुनाव हो, इस बात की मांग होगी। और इसी मांग को चुनाव आयोग के सामने रखेगा कांग्रेस डेलीगेशन। चुनाव आयोग से समय मांगा जाएगा, मुलाकात होगी। तो क्या कुछ कहा है दीपेंद्र हुड्डा की ओर से, क्या कहा गया है, उदय भान क्या बोले हैं, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। निकाय चुनाव के संदर्भ में सभी साथियों के सुझाव नोट कर लिए हैं। कई तरह की बातें निकल के आई हैं। एक तो बहुत भारी गुस्सा है कि ज्यादातर ये नगर निगमों में एससी रिजर्वेशन को डायलूट किया गया है, कम किया गया है। ज्यादातर निगम में जो एससी सीट रिजर्व होनी थी, बजाय बढ़ने के पिछले उससे भी और घटा दी गई हैं। चाहे वो फरीदाबाद का है, चाहे गुड़गांव का है, चाहे करनाल का है। तो एक बहुत बड़ा आक्रोश भी है, विशेषकर एससीज के अंदर, कि भी उनके साथ में ये सरकार ने ये विश्वासघात किया है, बिल्कुल गलत किया है कि ये जानबूझ करके ये एससीज को ये नेग्लेक्ट करने का ये सरकार ने प्रयास किया है। जो चुनाव है, क्योंकि ईवीएम पर सबकी उंगली उठ रही है, ये बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए, क्यों इसका पहले ही ईवीएम का बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। कोर्ट में केस लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, और ईवीएम पर भरोसा लोगों का नहीं है। लोगों का भरोसा कायम करने के लिए चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इस बार अभी जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उससे टाइम लेकर के एक हमारा डेलीगेशन चंडीगढ़ में अभी मिलेगा। नगर निगम तो मेयर भी, पार्षद भी हम सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन जो म्युनिसिपल काउंसिल का और कमेटी का, उसके बारे में भी हम चर्चा करके बताएंगे। चुनाव को लेकर अहम बैठक कांग्रेस प्रदेश की हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर स्वागत है। अहम मुद्दे निकल कर आए हैं, यानी बैलेट पेपर की मांग की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं, क्या निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम पे किसी का भरोसा नहीं बैठ पा रहा है। और यही कारण है अभी उत्तराखंड के अंदर, हाँ भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ भी लोकल बॉडी के चुनाव बैलेट से कराए गए। और इसीलिए हमारे भी ये मांग है, हरियाणा में भी चुनाव बैलेट से कराए जाए। और इस मांग को लेकर हम जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं हरियाणा के, उनसे भी कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिले। सर, एक आखिरी सवाल, संसद की कार्यवाही चल रही है बजट सेशन का, किस तरीके से इस बार के बजट को आप देखते हैं? ये बजट उसी तरीके का बजट है जो पिछले 10 बजट है, उसी तरीके का 11वां बजट भी आ गया है। उसी तरीके से कई स्मार्ट सिटियां बनाई जाएंगी, उसका नाम। तो दीपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, इनसे पहले उदय भान को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से पैनल का रुख हम करते हैं, बीजेपी से रिएक्शन हम लेंगे। एससी रिजर्वेशन को लेकर बहुत भारी गुस्सा है एससी समुदाय के लोगों में, क्या कहेंगे आप? कई बार पहले भी, चूंकि जैसे ही खबर सामने आई थी कि निकाय चुनाव को लेकर कहां ओपन रखा गया, कि कहां रिजर्वेशन होने वाला, कि तब भी कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया गया था। शर्मा जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ ज्योति जी, मुझसे
बिल्कुल, आपसे ही सवाल है। उदय भान को आपने सुना, दलित समुदाय का रिजर्वेशन कम कर दिया गया कि नजरअंदाज किया गया कि समुदाय में गुस्सा है इस बात को लेकर। आपने उदय भान जी की ये बातें सुनाई। पहले मैं अग्रवाल जी की बात पे आता हूँ। अग्रवाल जी, अगर आपने कभी पार्टी के बूथ के एजेंट कभी बने हो, आपने देखा होगा, क्योंकि क्या है कि कांग्रेस में सब चीजें हवा हवाई है। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी अपने बूथ पे काम करता है। आपने कभी बूथ पे काम तो किया नहीं है, इसलिए आपको जानकारी का अभाव है। आप बताइए, रेणु जी भी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है। हर पार्टी का व्यक्ति, हर पार्टी का किसी भी बूथ में हर पार्टी का बूथ का एजेंट बैठता है और सबसे पहले ईवीएम की टेस्टिंग होती है और उसके बाद वोट डाल के दिखाया जाता है और लास्ट में भी बूथ के एजेंट बाहर भी बैठते हैं पार्टी की तरफ से, हर पार्टी की तरफ से, और अंदर भी बैठते हैं। और उसके बाद उनको एक एक घंटे बाद, अगर घंटे भर बाद भी, 2 घंटे बाद भी कोई जाएगा तो बताते हैं कि अभी तक इतना वोट पोल हो चुका है। ये एक सीधी सी सामान्य सी प्रक्रिया है। और जब शाम को जब वोटों की गिनती, वोट जब टोटल वोट पड़ जाता है तो उसके बाद बूथ का एजेंट अपने ऑफिस में जाता है, कार्यालय में, अपने प्रत्याशी के कार्यालय में। अगर जीत रहे होते तो वो जरूर जाता है, और हालात कांग्रेस जैसी हो तो वो सीधा घर चला जाता है। तो इनकी स्थिति है, इनको जानकारी नहीं है। आप फील्ड में कभी उतरे नहीं, बूथ में कभी काम नहीं किया, आपको पता ही नहीं है। जब वोट पड़ता है तो शाम को ये पता लग जाता है कि 1100 वोट मेरे बूथ में थे, इसमें से 800 वोटों की पोलिंग हुई है। आप हर चीज के लिए चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह, हर चीज के लिए बैलेट पेपर पे करा दो, किसी और चीज पे करा दो, किसी और चीज पे करा दो। अरे मुद्दा तो ये है, चैलेंज भी तो कर रहे हैं शर्मा जी कि अगर आपको अपनी नीतियों पर, विकास कार्यों पर, उपलब्धियों पर, संगठन पर इतना यकीन है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर देख लीजिए। दीपेंद्र हुड्डा उत्तराखंड का भी हवाला दे रहे थे कि आप लोगों की सरकार के लोकल बॉडी के चुनाव वहां बैलेट पेपर पर हुए हैं, तो ये तो चुनौती दे रहे हैं आप लोगों को। ज्योति जी, चुनाव बीजेपी को करवाना है, चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग को करवाना है, लेकिन ये चुनाव आयोग और बीजेपी को अलग करके नहीं देते, ये एक ही मानते हैं। क्यों नहीं? अरे ये तो आरोप तो लगाते हैं ना कि चुनाव आयोग तो आप लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो बीजेपी के इशारे पर काम करेगा क्या? ये कांग्रेस का समय है क्या? जब 5 साल के कार्यकाल को 6 साल का कार्यकाल कर दिया गया था, या ये कांग्रेस का समय है क्या? जब एक प्रत्याशी की हत्या के बाद पूरे देश के चुनाव रद्द कर दिए गए। ठीक है, चुनाव आयोग को ही करवाना है और टेक्निकली बिल्कुल ठीक है, और आप लोगों की बात भी अपनी जगह सही है कि हम चुनाव नहीं करवा रहे, लेकिन कांग्रेस जो मांग कर रही है आप लोग उसमें साथ तो दे सकते हैं कि हम तो बैलेट पेपर से चुनाव हो तो भी हम तैयार हैं, हमें कोई परेशानी या परहेज नहीं है। ज्योति जी, समस्या क्या है कि कांग्रेस को जहां मांग करनी चाहिए ना, कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश के नेतृत्व से, केंद्र के नेतृत्व से मांग करनी चाहिए कि हमारा संगठन क्यों नहीं बनाते। वहां मांग कर नहीं सकते, वहां मजबूरी है, क्योंकि एक परिवार ही पार्टी, और पूरी पार्टी एक परिवार के अधीन है। ना तो ये केंद्र में मांग कर सकते, ना प्रदेश में मांग कर सकते। अरे वहां मांग करो कि हमारा संगठन बनाओ, हमें मजबूत करो, हमें विचार दो, हमें कोई नेतृत्व दो। वहां ये लोग मांग नहीं कर सकते। ये मांग कहां करेंगे? आज ये कहेंगे कि बैलेट पेपर कराओ, कल ये कुछ और कहेंगे, परंतु कुछ और कहेंगे। अरे भैया, जो बीमारी कांग्रेस के अंदर आ गई है ना, उस बीमारी को ठीक करो, जनता की नब्ज को पकड़ो, जनता के लिए काम करो, जनता के बीच में जाओ। दुर्भाग्य है, 125 दिन के आसपास हो गए हैं सरकार को बने हुए, नई सरकार का गठन हो गया। अभी रेणु जी कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत का विपक्ष हरियाणा को मिला है, बावजूद उसके विपक्ष का नेता नहीं मिला। ओके, रिजर्वेशन वाले सवाल पर आप नहीं आ रहे, वो संक्षेप में बोलिए, उसके बाद हम रेड्डी साहब का ही रुक कर रहे हैं। बहुमत का विपक्ष बना है, परंतु विपक्ष का नेता नहीं। रिजर्वेशन डाइल्यूट कर दिया, नजरअंदाज किया गया है, ऐसे समुदाय को गुस्सा है लोगों में, आरोप लगा रही कांग्रेस पर प्रश्न उठाना है, कभी सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठाना है, कभी सेना के जवानों पर प्रश्न उठाना है, कभी किसी और पे प्रश्न उठाना है। अंतर्मन में नहीं झांकना कि हम कहां खड़े हैं, हमने किया क्या है जनता के लिए। ठीक है, अंतर्मन में भी तो झांको ना। मैं ये जो आरक्षण वाला सवाल कांग्रेस उठा रही, रेड्डी साहब आपसे इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने कहा था और अब भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि गुस्सा है दलित समुदाय में, क्योंकि आरक्षण कम कर दिया गया है पहले से। दलित विरोधी इस फैसले को बताया जा रहा है, इसे लेकर भी बीजेपी को, सरकार को ही घेरा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी आजकल पजल्ड पार्टी बन गई है, मैं ये कहूंगा। अब जो एससी का रिजर्वेशन है वो नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। एससी और डीएससी दो पार्ट बन गए हैं, डिविडेशन हो गया है इसका, 50-50% में इनको बना दिया है। कुछ 36 कितनी जातियां जो है डीएससी में चली गई हैं,
और एससी में कुछ कम जातियां हैं वो रह गई हैं, तो निश्चित तौर पर रिजर्वेशन की जो सीटें हैं वो तो बटेंगी ही बटेंगी, वो तो घटेंगी ही घटेंगी। जो पहले एससी की मिलती थी वो कम होकर के कुछ डीएससी में जाएंगी। तो ये इस तरह के मैं पजल इसलिए कहता हूं, कांग्रेस पार्टी जितने भी ऑब्जेक्शन रेज करती है वो बेसलेस ऑब्जेक्शन होते हैं सारे के सारे, और फिर ये कहेंगे कि तो भाई हमारी ही बुराई करते हैं नेलो वाले। आपने जो रिजर्वेशन का मुद्दा आपके प्रधान जी ने उठाया है, मैं कहता हूं वो बिल्कुल गलत उठाया, और अगर वो गलत है तो कहीं स्टैंड लेके दिखाओ भाई। मैंने इनको कई बार डिबेट में बोला है, और मैं प्रवक्ता महोदय को नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को बोल रहा हूं। भाई आप, मेरा जींद डिस्ट्रिक्ट है और जींद कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है यहां पर। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के 10 बूथ मुझे वो बता दीजिए जहां पर आपके वर्कर ये कहते हो हमारे को यहां 500 वोट मिलनी चाहिए थी या मिली है, पोल हुई है 500 वोट हमारे पक्ष में और मशीन ने 200 दिखाई है। कोई एक बूथ बता दीजिए हमें, हम वहां सर्वे करेंगे। और वहां गड़बड़ मिली, वहां के लोग खड़े होकर के कहते हैं कि हाँ हम 500 वोट लोगों ने वोट कांग्रेस के पक्ष में किया और ईवीएम ने 200 क्यों दिखाई है, हम खुले दिल से कांग्रेस का साथ देंगे। लेकिन ये हवाई जो दोष लगाते हैं ना, उसका हम कैसे साथ देंगे इनका। दूसरी बात, इन्होंने आपके प्रधान जी ने अभी कहा कि हम मेयर के भी और पार्षद के भी चुनाव सिंबल पर करवाएंगे। पार्षद के भी कहा उन्होंने स्पेशल, पार्षद भी कहा। मैं गारंटी देता हूं ज्योति जी, इनके मेयर के भी चुनाव सिंबल पर नहीं होंगे, और खुदा न खास्ता मेयर के हो गए तो पार्षद का तो नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर ये कहेंगे कि हमारे प्रधान जी ऐसी बातें करते हैं। खुद उदय भान जी के कितने पजलिंग स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट पजलिंग आए इलेक्शन के बाद। क्या देते हैं, 14 एक दिन पहले हमारे मैसेज आ गया था 14 सीटों को हैंग कर रखा है। फिर कहते हैं बावरिया जी ने हरा दिया हमारे को। फिर कहते हैं कि मशीन हैक हो गई है। फिर कहते हैं हमारा संगठन की वजह से हार गए हैं। आज कहते हैं हम मेयर और पार्षद का चुनाव हमारे सिंबल पर लड़ेंगे। कल को कहेंगे कि नहीं हमारे तो मेयर ही लड़ेंगे, पार्षद नहीं लड़ेंगे। एक पार्टी प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट का कोई वजूद होता है। मैं कुछ कह करके चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, हमारी सीनियर वरिष्ठ लीडरशिप जो बोलेगी हम उसके अनुसार चेंज हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ वी आर प्रवक्ता। और वक्ता जब कोई बात कहता है और वो भी वरिष्ठ लीडर, तो उस बात में वजूद होना चाहिए, उस बात में दम होना चाहिए। हाँ कह दिया तो ये लागू होगा भाई, या उसको कहो मत। अब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और फिर उससे मुकर जाते हैं, तो जनता कैसे इनके साथ लगेगी बताइए। आप बैलेट पेपर से हो जाए। मैं भी आज आपके चैनल के ऊपर हरियाणा प्रदेश के चुनाव आयुक्त महोदय से निवेदन करता हूं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का काम करें। और ज्योति जी देखिए, हमने बैलेट पेपर के चुनाव लड़े, मतलब वोटिंग की है हमने बैलेट पेपर पर, खूब की हुई है मैंने, ठीक है। तो बैलेट पेपर के जब चुनाव होते थे उसमें तो बंडल के बंडल ट्रांसफर हो जाया करते थे। वहां से बंडल उठाया दूसरे के बॉक्स में डाल दिया भाई। काउंटिंग में 7-7 दिन लगते हैं, उसमें 10-10 दिन भी लग जाते हैं। और जो काउंटिंग अधिकारी है हमारा, अगर एक टिक फालतू उसके ऊपर पेन का बिंदु भी लग गया तो वोट कैंसिल होगी। फिर ये कहेंगे कि हमारी इतनी वोटें कैंसिल जानबूझ करके कर दी गई हैं। फिर कहेंगे बंडल चेंज कर दिए गए हैं। तो ये ऑब्जेक्शन तो कहीं तक भी ले जाओ। ईवीएम को सिद्ध कर दो आप, एक मशीन हमारे को ला करके दिखा दो भाई इस वोटिंग बूथ पे ये गड़बड़ हुई है, और उन लोगों को खड़ा करो 500 वोटर को कि ये 500 वोटर, हाँ वो एफिडेविट दे कि हमने कांग्रेस को वोट दी है, और फिर उसको चेक करें। अब फिर हम माने हाँ गलत है। हवाई उसके बाद ही चीजें साबित हो पाएंगी या लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे आरोपों से। अग्रवाल जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आएंगे। अभी जादून जी, बीजेपी तैयारियां कर रही है, बीजेपी अलग अलग कमेटी भी बना चुकी है और कांग्रेस अभी कई तरह के आरोप लगा रही है। चुनाव तो लड़ेंगे सिंबल पर, लेकिन बैलेट पेपर की मांग भी होगी, ईवीएम पर सवाल भी उठाएंगे, एससी रिजर्वेशन को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को चुनाव से पहले भी कई लड़ाइयां लड़नी है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं तो उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन करना होगा, वहां भी एक बड़ी दौड़ नजर आएगी। अब देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को तो पहले अपना घर ठीक करने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि सबको विश्वास में लेके और एकजुट करके फिर चुनाव लड़े। फिर बाकी की जो तैयारियां हैं वो तो है कि अब वो उन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है नगर निगम का। बाकी निकाय दूसरे भी हैं, नगर परिषद है और पालिकाएं हैं, उनके बारे में क्या फैसला होगा ये देखना है। हालांकि इन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिए थे, जिला प्रभारी नियुक्त कर दिए थे निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए,
तो वो विधानसभा चुनाव में भी थे प्रभारी और वो लोकसभा चुनाव में भी थे। तो देखते हैं कि वो प्रभारी किस तरह से उसको चुनाव को संचालित कर पाते हैं अपने जिले में, किस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के साथ है वो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, और जो प्रत्याशी है वो विवादित ना हो। प्रत्याशी चयन कर लिए, फिर वो प्रत्याशी सामने आए, किसी ने उसका विरोध कर दिया कि मैं तो इतने समय से हूं, मुझे टिकट नहीं दिया, तो ये बड़ी समस्या चलती रहती है। हालांकि दूसरे दलों में भी है, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में भी बागी थे, उनको निकाला गया, कांग्रेस ने भी निकाला। तो सवाल ये है कि आप मजबूती से पहले अपने संगठन को मजबूत कीजिए और निचले स्तर तक जो है अपनी कार्यकारिणियां और अपनी छोटी इकाइयां भी बनाइए, जिससे चुनाव का संचालन पार्टी के फेवर में ठीक से किया जा सके और मतदाताओं को, जो आपके समर्थक हैं, उन मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाया जा सके, उनको मोबिलाइज किया जा सके। ये है। बाकी तो ठीक है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग जो कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें तो मैं समझता हूं कि इनकी मांग मान ली जानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है, पूरे देश भर में उसका ढांचा है, सांगठनिक ढांचा है, और लोकतंत्र में विपक्ष की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। प्रक्रिया में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि भाई उनको सीधी सत्ता सौंप दी जाएगी, लेकिन प्रक्रिया, जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें भागीदारी होनी चाहिए। अगर उनका विश्वास नहीं है ईवीएम पर, तो एक बार ये छोटी सरकार का चुनाव है, इसमें एक्सपेरिमेंट करके उनको दिखा दिया जाए कि देखिए ये बैलेट पेपर से चुनाव हुए और आपकी पोजीशन ये है। तो कांग्रेस को फिर अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा कुछ तेजी से कि भाई कहां कमी रही, बैलेट पेपर से भी चुनाव हुए और हम जीत पाए या नहीं जीत पाए, और अगर नहीं जीत पाए तो क्या कमी रही। तो कांग्रेस भी आत्ममंथन करेगी। तो एक बार उनको मौका दिया ही जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि दे देना चाहिए। रेड्डी जी, समय अगर बचता है तो आएंगे आपके पास। अग्रवाल जी, आप लोग पूरी ही चुनावी प्रक्रिया में यकीन नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इससे जो पार्टी को वोट करने वाले लोग हैं, पार्टी में यकीन रखने वाले लोग हैं, या जो कल को उम्मीदवार भी होंगे, उनका मनोबल टूटेगा? ज्योति जी, देखिए, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट तौर पर निकल कर आई। भाजपा के प्रवक्ता ने यह कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। मैं समय खराब नहीं करूंगा, चंडीगढ़ के अंदर जो हुआ वो आपको भी पता है, रेड्डू जी को भी पता है और शर्मा जी को भी पता है कि आरओ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बनाकर बिठाया गया था। जिसने वोटें कैंसिल की थी वो आरओ भाजपा का कार्यकर्ता था। कितना निष्पक्ष चुनाव आयोग, ये सबको पता है। अब बात आ गई जो रेड्डू साहब ने प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि पहले गिनती में 10-10 दिन लगते थे। वो मुझे एक चुनाव बता दें ऐसा जिसके अंदर गिनती में 10 दिन लगे हो। एक चुनाव, कोई एक चुनाव 1966 से हरियाणा बना है, आज तक एक चुनाव बता दें। और रही बंडलों की बात, जो ये कह रहे हैं बंडल के बंडल गायब हो जाते थे, ये इनका खुद का अनुभव है महम के चुनाव का, जिसमें बंडल के बंडल गायब हुए, खून की नदियां बही। ये इनका अपना अनुभव है। और तीसरी बात जो इन्होंने कहा एससी कैटेगरी का, ये मैं कहता हूं कि आप अपनी पार्टी के अभय सिंह चौटाला से ये स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि एससी की जो सीटें काटी गई हैं वो जायज है, वो कटनी चाहिए थी। आप दिलवा दीजिए उनसे स्टेटमेंट। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, प्रधान महासचिव है, अब तो शायद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो जाएंगे, ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। आप उनकी स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि एससी की जो सीटें काटी गई हैं, गुड़गांव जैसी जगह पे जहां एससी कैटेगरी को पहले 35 में से 6 रिजर्व थी, आज 36 वार्ड में 20% से उनकी 7.2 सीट बनती है। आपने केवल 3 सीट कर दी। भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर नहीं बोल रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये काम कराया है चुनाव आयोग से। लेकिन आज इंडियन नेशनल लोकदल उसका साथ दे रही है सिर्फ एक वजह से कि जो इन्होंने ये कहा कि भाई किसी बूथ पर ये बता दें कि कांग्रेस के 500 वोटर थे, 500 वोट पड़ी। हमने बताया, हमने 11 बूथों का पैसा जमा किया था रानिया के अंदर, हम 11 बूथों की गिनती करा रहे थे। क्या हुआ? चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती करने से मना कर दिया, 4.5 लाख रुपए लेने के बावजूद। गलत बात, कहते हैं मॉक पोल कराएंगे, मॉक पोल। तो अरे मॉक पोल तो तुम चुनाव गुमराह कर रहे हो। चलिए, मॉकपोल को आप लोग नहीं मान रहे हैं, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 5वें स्थान पर था और कांग्रेस ना जीत जाए, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर। चलिए, समय बहुत कम है। राकेश शर्मा जी, लास्ट कमेंट आपका। ये गुमराह करने का काम करते हैं बार बार। इन्होंने कहा कि वहां रिकाउंटिंग उसी समय हो गई थी। जो सिस्टम है वो सिस्टम ही तो फॉलो होगा।
और मैं रेणु जी बहुत ही सीनियर प्रवक्ता है, मैं इनसे कहूंगा कि ये बंदर के हाथ में उस्तरे वाला काम क्यों कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक सुझाव दिया कि कांग्रेस को चाहिए कि एफिडेविट दे दें, खड़े होकर कहा भाई इस मशीन में वोट कम डला है, हमने 500 डाले था। अरे ये वो कांग्रेस है जिन्होंने राम जी नहीं हुए इस चीज का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। जो राम जी के खिलाफ एफिडेविट दे सकते हैं वो सिर्फ वोटों के लिए एफिडेविट देने में क्या देर लगाएंगे। और कांग्रेस का सिस्टम इतना खराब हो चुका है, आज प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, इनका प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष की बनाई हुई लिस्ट को फाड़ देता है। इनका राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के उसको फाड़ देता है। इनका कोई सिस्टम है क्या? जिसकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की पार्टी नहीं सुनती हो, प्रधानमंत्री के उसको बनाए हुए नियम कानून को फाड़ने का काम इनका नेता, इनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करता हो, ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? रेड्डी साहब को एक बाकी में कुछ कहना था, इनकी बात रह गई थी। चुनाव आयोग रेड्डी जी 10 सेकंड। चुनाव करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तैयार है। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, अभी आप सुनिए सर। रेड्डी साहब देखिए, एक बात तो ये है, सरकार बनाएगी। एक बात तो ये है दिनेश अग्रवाल जी, आपका 37 विधायकों का बड़ा विपक्ष है और एससी के साथ अन्याय हो रहा है। धरातल पर आपने कितना काम किया उनके पक्ष में जाकर के, कितनी आवाज उठाने का काम किया। या चैनल पर बैठ करके कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होना। आपने गुड़गांव में जाकर के कितने धरने प्रदर्शन उनके फेवर में देने का काम किया, वो रिकॉर्ड हमें दिखाने का काम करें। और नंबर 2 बात, यदि आपको इतना ही डर है ईवीएम से, तो आप इलेक्शन का बाइकआउट क्यों नहीं करते हो? हाँ। आप कर दो। जब आपको पता है कि आपकी हार निश्चित है, आपने मान लिया कि भाई ईवीएम से होगी तो हमारी हार निश्चित है। जब आपको लगता है कि आपकी हार निश्चित है तो बाइकआउट कर दो इलेक्शन को। हम इस प्रणाली से इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। अगर बैलेट से करवाना तो हम इलेक्शन में पार्ट करेंगे। दो बातें आपको तो कहनी थी, आपने कही। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल हुए, वक्त दिया। तो हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर हमने चर्चा की, अलग अलग पार्टियों की क्या तैयारियां की और जीत को लेकर किस तरह की दावेदारियां की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।